Hello everyone, welcome to the channel of Panoramic Education. I am CA Pulkit Jajodia from Team Panoramic. हम इस वीडियो सेशन में आने वाली नवंबर 23 एग्जामिनेशंस के लिए जितने भी अमेंडमेंट्स हुए हैं अंडर इनडायरेक्ट टैक्सेशन उन्हें कवर करने वाले हैं। जैसे ही अमेंडमेंट्स की बात सुनते हैं हमें तुरंत ये समझ आने लगता है कि ये जरूरी होते हैं, एग्जाम में इनके पूछे जाने के चांसेस होते हैं, पर उससे भी बड़ा सवाल बच्चों का ये होता है सर बहुत सारे हैं क्या, फिर परेशान होंगे क्या, सर बहुत सारे हैं या नहीं, पहले ये बता दो फिर पढ़ा लेना। तो बच्चों इसमें थोड़ी सी गुड न्यूज है, कोई बहुत सारे अमेंडमेंट्स नहीं है, बहुत कम चेंजेस हुए हैं और जो चेंजेस हुए भी हैं वो थोड़े सर्कुलर और क्लैरिफिकेटरी नेचर वाले ही हुए हैं। कोई बहुत बड़े बड़े बदलाव नहीं हुए हैं एक्सेप्ट 1 और 2 इंस्टेंसेस जो थोड़े ज्यादा जरूरी होंगे, जिसमें हमें थोड़ा ज्यादा ध्यान देना होगा। भले ही अमेंडमेंट्स छोटे हैं और कोई बहुत ज्यादा वॉल्यूम में नहीं है, बट स्टिल हिस्टोरिकली ये देखा गया है एग्जाम्स में इनके पूछे जाने के चांसेस हमेशा ज्यादा होते हैं, इसीलिए छोटी छोटी बातों पे भी हमें बहुत ध्यान देना होता है। सो हम बिना वक्त बर्बाद किए आपकी इस अच्छी सी चलती हुई तैयारी को थोड़ा और बेहतरीन बनाने के लिए अमेंडमेंट्स का डिस्कशन सीधे स्टार्ट कर देते हैं चैप्टर वाइज। हम सीक्वेंस में ही जाते हैं कि सीक्वेंस में जिस फ्लो में जीएसटी पढ़ा जाता है उसी फ्लो में आपने अलग अलग चैप्टर्स में छोटे छोटे बदलाव कहां हुए हैं उन्हें एक एक करके हम कवर करते जाएंगे। ये जो आपकी पीडीएफ है, ये पीडीएफ आपके साथ लिंक में भी शेयर कर दी गई है, तो आप इसे आराम से डाउनलोड करके रेफर कर सकते हैं। हालांकि इंस्टीट्यूट ने भी जो स्टैट्यूटरी अपडेट की पीडीएफ दी है आप उसे भी गो थ्रू कर लेंगे तो वो भी बहुत बेहतरीन तरीके से ही बनाई हुई है, उससे भी काम आपका हो ही जाएगा। सिर्फ आपको ये सेशन समझने के लिए सुनना है कि क्या क्या बदलाव है, क्योंकि सुन लेते हैं थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाता है तो थोड़ा आसान हो जाता है हमारे लिए। तो सबसे पहले डिस्कशन पे चलते हैं जो सप्लाई चैप्टर के अंदर हुआ है। हम कोई भी डिस्कशन करेंगे तो उसका थोड़ा बैकग्राउंड की ब्रीफिंग कर लेंगे एंड देन उसे कवर करेंगे ताकि वो आपको प्रॉपर्ली समझ आए कि एग्जैक्टली कहां बदलाव हुआ है, क्यों हुआ है और उसका क्या इंपैक्ट होने वाला है। तो जब भी आप सप्लाई वर्ड सुनते हो तो आपके दिमाग में सेक्शन नंबर 7 ऑफ सीजीएसटी एक्ट आ जाता है। जिस सेक्शन नंबर 7 के अंदर आप रीड करते हो 7(1)(a) का शेड्यूल 2, जिस शेड्यूल 2 के अंदर क्लैरिफाई किया जाता है कि कुछ चीजें सप्लाई ऑफ गुड्स हैं या सप्लाई ऑफ सर्विसेज हैं। इस शेड्यूल के अंदर आपने एक पॉइंट पढ़ा होता है कि कोई काम करना या कोई काम नहीं करना के पैसे देना यानी नेगेटिव एक्ट्स को भी सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाता है। टू नॉट टू डू समथिंग, टू रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग समथिंग का जो ऑब्लिगेशन होता है उसके अगेंस्ट कोई कंसिडरेशन मिलता है तो उसे सप्लाई माना जाता है, जिसके रिलेटेड भी एक सर्कुलर लास्ट ईयर आया था जिसे भी हमने बहुत डिटेल में अपने पिछले अमेंडमेंट्स की सीरीज में कवर कर लिया था। अब इसके रिलेटेड एक और नया सर्कुलर आया है, एक और नया क्लैरिफिकेशन आया है एक इशू को लेके कि इस पर्टिकुलर चीज को सप्लाई माना जाएगा या नहीं, और ये रिलेटेड है टू द वर्ल्ड ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस। इंश्योरेंस बिजनेस में क्या होता है, एक क्लॉज होता है नो क्लेम बोनस, एनसीबी कहते हैं हम इसे। ये क्लॉज होता है। इस क्लॉज का क्या मतलब होता है समझो, मैंने इंश्योरेंस कंपनी से किसी चीज का इंश्योरेंस कराया है और मैं उसका प्रीमियम पे करता हूं 50,000 रुपए, 50,000 का प्रीमियम पे करता हूं इस उम्मीद में कि अगर कल को जिस चीज का मैंने इंश्योरेंस कराया है उसे कुछ डैमेज हो जाता है या उसे किसी भी तरीके का नुकसान हो जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी मुझे उसके लिए कॉम्पेंसेट कर देगी, यानी आई इंडेमनीफाई माई सेल्फ अगेंस्ट लॉसेस। तो जैसे मैंने मेरी गाड़ी का इंश्योरेंस कराया, समझो महंगी गाड़ी है और उस महंगी गाड़ी का मैंने 50,000 का इंश्योरेंस प्रीमियम भरा है। इस इंश्योरेंस प्रीमियम पे तो जीएसटी लगता है, इसमें तो हमें कोई डाउट है नहीं, ये तो हमें क्लियर ही है कि इट इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस बाय इंश्योरेंस कंपनी टू मी एंड देयर बाय कंसिडरेशन के लिए है, बिजनेस के लिए है, तो ये सप्लाई है, तो ये 50,000 पे तो जीएसटी लगेगा। अब कई इंश्योरेंस कंपनियां क्या करती है कि समझो इस साल मैंने पॉलिसी ली थी 50,000 की और कोई क्लेम नहीं हुआ, कोई क्लेम नहीं हुआ, मेरी गाड़ी को डैमेज ही नहीं हुआ, तो मैं क्लेम कैसे करता, तो मैंने कोई क्लेम नहीं किया। अगले साल फिर से मुझे रिन्यू कराना होगा मेरी इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर अनदर 1 ईयर और मुझे फिर प्रीमियम भरना होगा, तो मुझे अगले साल फिर प्रीमियम भरने को आया, समझो 55,000 का मेरा अगले साल का प्रीमियम है, कुछ एस्केलेशन हुआ होगा ड्यू टू इन्फ्लेशन या किसी वजह से एंड इस वजह से मेरा प्रीमियम 55,000 हो गया। बट अब कुछ कंपनियां, इंश्योरेंस कंपनियां ऐसा कहती है कि आपने पिछले साल कोई क्लेम नहीं किया, कोई क्लेम नहीं किया, देयर बाय
आप जो नेक्स्ट ईयर का प्रीमियम पे कर रहे हैं, उस नेक्स्ट ईयर के प्रीमियम पे हम आपको कुछ डिस्काउंट ऑफर करना चाहते हैं, एंड देयर बाय आपका जो 55,000 का नेक्स्ट ईयर का प्रीमियम था उसे रिड्यूस करके कर दिया जाता है 45,000 का। उसे 45,000 ही आपको भरना होगा। 10,000 का हम आपको डिस्काउंट दे रहे हैं एज पर द क्लॉज ऑफ नो क्लेम बोनस। तो एक तरीके से इंश्योरेंस कंपनी आपको बोनस दे रही है कि आपने पिछले साल कोई क्लेम नहीं किया था, इसलिए इस साल आपको 55,000 का जो प्रीमियम भरना था उसमें से 10,000 का डिडक्शन मिल जाएगा, और इनवॉइस पे ही जो आपका बना के दिया गया कि आपको प्रीमियम कितना पे करना है वो 45,000 कर दिया। तो ये बात तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे वर्क करता है आपको मैंने वो समझा दिया, ताकि इसके रिलेटेड जीएसटी के प्रोविजन हम समझ सकें। अब जैसे ही आप ये सुनते हैं तो तुरंत आपके मन में सवाल आता है कि सर जीएसटी है ना, 55,000 पे लगाओगे, 55 पे लगाओगे या 45 पे लगाओगे, एंड उसी के रिलेटेड एक सर्कुलर इशू किया गया है। सर्कुलर के अंदर सबसे पहली चीज ये क्लियर की गई कि देखो ये जो 10,000 रुपए का डिस्काउंट मिला है, ये 10,000 रुपए एक तरीके का कंसिडरेशन तो हो गया, क्योंकि 10,000 का आपको डिस्काउंट मिल गया, तो एक तरीके से कंपनी ने आपको 10,000 का डिडक्शन दे दिया। लेकिन इस सर्कुलर के अंदर यह क्लियर किया गया है कि दिस इज नॉट एन एग्रीमेंट टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट एंड देयर बाय इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज अ सप्लाई। यानी कि ऐसा नहीं माना जाएगा कि आपने क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी को कोई क्लेम लॉन्च नहीं किया एंड देयर बाय ये एक एग्रीमेंट है टू रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग अ क्लेम, दैट इज कोई एक्ट करने से आप रिफ्रेन कर रहे हो, इसे ऐसा नहीं माना जाएगा। एंड देयर बाय ये जो 10,000 की अमाउंट है इसे सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं ट्रीट किया जाता है। ये बात शेड्यूल 2 के अंदर जो पॉइंट होता है उसके रिलेटेड क्लैरिफाई कर दी गई। ये पहली बात तो क्लैरिफाई हो गई कि चलो ये सप्लाई नहीं है, लेकिन स्टिल सवाल तो फिर भी उठता है कि चलो वो सप्लाई नहीं है वो हम मानते हैं, लेकिन जो आपको कार का इंश्योरेंस कराया गया वो वैसे तो 55,000 का था, बट 10,000 का डिस्काउंट हो गया तो अब वो 45 का हो गया है। तो 45 पे जीएसटी लगाएं या 55 पे, इसका मतलब वो 10,000 का डिस्काउंट अलावेबल होगा नहीं, ये क्लियर करो। अगर हम ऐसा कह देते कि 10,000 सप्लाई है ही तो 10,000 पे आप जीएसटी लगाते ही, बट ये क्लियर कर दिया गया कि ये कोई एग्रीमेंट नहीं था जिसमें हम रिफ्रेन कर रहे हैं कि हम क्लेम नहीं करेंगे एंड देयरबाय इसे सप्लाई ऑफ सर्विस मान लिया जाए। तो चलो ये तो क्लियर हो गया, बट ये 10,000 का डिस्काउंट डिडक्टिबल होगा क्या? अगेन गवर्नमेंट ने वैल्यू ऑफ सप्लाई में भी ये चीज क्लियर की कि एज पर 15(3)(a दिस इज अ डिस्काउंट प्रोवाइडेड एट और बिफोर द टाइम ऑफ सप्लाई। ये सप्लाई करते वक्त ही 55,000 में से 10,000 लेस कर दिया गया, जिसके रिलेटेड टर्म्स एंड कंडीशन आपको पहले से आपके कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन की होती है और उसके इनवॉइसेस में भी मेंशन की हुई होती है। एंड क्योंकि ये सारी चीजें पहले से मेंशन होती है एंड एट और बिफोर द टाइम ऑफ सप्लाई इनवॉइस पे ही 10,000 को लेस कर दिया गया है, 55,000 पे जीएसटी नहीं लगाया जाएगा, 45,000 पे ही जीएसटी लगाया जाएगा। इतनी सी बात दो जगहों पे दो चैप्टर्स में सर्कुलर्स के थ्रू एक्सप्लेन की गई है, तो इसे फटाफट रीड कर लेते हैं, समझ तो आपको आ ही गया होगा, सिर्फ हम लैंग्वेज देख लेते हैं। द इशू अरोज for the consideration was whether the deduction on account of no claim bonus allowed by the insurance company from the insurance premium paid by the insured can be considered as a consideration for the supply of services provided by the insured to the insurance company for agreeing to obligation to refrain from the act of lodging insurance claim during the previous year। क्या इसे ऐसा माना जाएगा कि इंश्योर्ड और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में एक सौदा हुआ है, एक एग्रीमेंट हुआ है कि मैं क्लेम फाइल नहीं करूंगा, उसके लिए मुझे 10,000 का फायदा दिया जा रहा है, क्योंकि एज पर द प्रैक्टिस इन द इंश्योरेंस सेक्टर द इंश्योरेंस कंपनी डिडक्ट no claim bonus from the gross insurance premium when no claim is made during the previous insurance periods। the customer insured policy का indemnify अपने आप को करता है from any loss as per the terms of the policy, is not under any contractual obligation not to claim insurance in lieu of NCB। therefore it is clarified that there is no supply provided by the insured to the insurance company in the form of agreeing to the obligation to refrain from an act। इसीलिए पहले तो ये क्लियर कर दिया कि ये सप्लाई नहीं है, इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ कंसिडरेशन फॉर एनी सप्लाई, ये पहला क्लैरिफिकेशन हो गया। अब दूसरा, सप्लाई चैप्टर के अलावा वैल्यू ऑफ सप्लाई में जाके भी हमें 15(3)(a) में क्लैरिफाई करना होगा, सेम सर्कुलर के थ्रू ही क्लियर किया गया। द इशू अरोज एज टू वेदर नो क्लेम बोनस कैन बी कंसिडर्ड एज एन एडमिसिबल डिस्काउंट फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो 15(3)(a) क्या कहता है? The value of supply shall not include any amount which is given before or at the time of supply if such discount has been duly recorded
इन द इनवॉइस। ये तो हम जानते हैं 15(3)A में लिखा है कि इनवॉइस पे ही अगर आप फेस पे ही डिस्काउंट लेस कर देते हो तो वो लेस हो जाएगा, ये तो ठीक है। द इंश्योरेंस कंपनी मेक्स द डिस्क्लोजर ऑफ द फैक्ट ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ डिस्काउंट in the form of NCB subject to certain conditions to the insured in the policy। पॉलिसी में ये बातें लिखी हुई होती है, पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स में ये सब दिया होता है। It is therefore clarified that NCB is a permissible deduction for the purpose of calculation of value of supply। Accordingly, where the deduction has been provided, GST shall be leviable on actual insurance premium after deduction of NBC। फाइनल काम की बात तो आपके लिए इतनी ही है कि फर्स्ट ईयर 50,000 का आपने प्रीमियम भरा, उस पे तो पूरा जीएसटी लगाई। अगले साल जब आप 55,000 का प्रीमियम भर रहे थे, उसमें से 10,000 का नो क्लेम बोनस का आपको डिस्काउंट मिल गया, तो अब 45,000 का जो अमाउंट है एक्चुअल इंश्योरेंस प्रीमियम है, उसी पे आपको जीएसटी भरना होगा। दो क्लैरिफिकेशंस हो गए। 10,000 के अमाउंट को आप कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानोगे, उसे कोई सप्लाई नहीं मानोगे, इसीलिए हम उसके ऊपर टैक्स लगा नहीं सकते। और दूसरा, जो प्रीमियम पे करते वक्त 10,000 आपको लेस करके दिया गया, उसे आप डिस्काउंट मानोगे, क्योंकि पहले से टर्म एंड कंडीशन में प्रोवाइड किया था और फेस पे ही आपने उसे लेस कर दिया है, देयरबाय 45,000 पे ही जीएसटी लगाया जाएगा। तो होपफुली आपको यह पहला डिस्कशन क्लियर हो गया होगा जो सप्लाई और वैल्यू ऑफ सप्लाई के रिलेटेड है। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे डिस्कशन की तरफ, चार्ज ऑफ जीएसटी में। चार्ज ऑफ जीएसटी के अंदर रिवर्स चार्ज में एक नोटिफिकेशन आया है और इस नोटिफिकेशन ने एक पर्टिकुलर पॉइंट के रिलेटेड कुछ चीजों को क्लैरिफाई कर दिया है कि इनको भी शामिल किया जाता है रिवर्स चार्ज के नोटिफिकेशन में। तो जैसे ही आप रिवर्स चार्ज के नोटिफिकेशन की बात करते हो, दिमाग में पहले आपके आना चाहिए 1317। नोटिफिकेशन नंबर 1317 के अंदर पूरी एक लिस्ट ऑफ सर्विसेज दी हुई है जिन सर्विसेज पे हम रिवर्स चार्ज लगाते हैं। तो ये जो पूरी लिस्ट है, इसमें से याद करो आपने लिस्ट में गवर्नमेंट रिलेटेड कुछ सर्विसेज पढ़ी हुई है, वो मैं पहले आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं क्योंकि वो जानकारी में होगा, तभी आप ये अमेंडमेंट समझ पाओगे। सर्विसेज रिलेटेड जो सरकार प्रोवाइड करती है, उसमें रिवर्स चार्ज के आपने प्रोविजन पढ़े होते हैं। आइडियली आपने यहां 2 पॉइंट पढ़े होते हैं। एक आपने पढ़ा होता है कि अगर सर्विस प्रोवाइड की गई है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, यूनियन टेरिटरी वगैरह, एंड वो सर्विस 4 सर्विसेज को छोड़ के है। 4 सर्विसेज कौन सी? रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, सर्विसेज बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, सर्विसेज इन रिलेशन टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेसल और एयरक्राफ्ट, सर्विसेज इन रिलेशन टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर। 4 आपने पढ़े हैं। फिर से क्या क्या? पहला, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की सर्विस, सर्विसेज बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की सर्विस, सर्विस इन रिलेशन टू वेसल और एयरक्राफ्ट की सर्विस, या सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर की सर्विस। इन 4 को छोड़ के और कोई भी सर्विस सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट वगैरह अगर प्रोवाइड करती है टू अ बिजनेस एंटिटी, जिस बिजनेस एंटिटी का एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इज मोर देन 10 लाख, 20 लाख या 40 लाख एज द केस में बी, एंड उस सर्विस का कंसिडरेशन 5,000 रुपए से ज्यादा है, तो आपको पढ़ाया जाता है कि फिर उस केस में वो टैक्सेबल होता है और टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज किया जाता है। इसका मतलब सरकार ने सर्विस प्रोवाइड की है तो जो रेसिपिएंट है वो रिवर्स चार्ज में सरकार को टैक्स पे करता है। एंड जो रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है, उसमें आपने पढ़ा होता है कि सर्विसेज प्रोवाइड की है गवर्नमेंट ने, किसी भी पर्सन को प्रोवाइड की है, बट रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी प्रोवाइड की है तो जिस पर्सन को प्रोवाइड की है अगर वो रजिस्टर्ड है अंडर जीएसटी तो रिवर्स चार्ज लगेगा, और अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, नॉन रजिस्टर्ड है, तो फिर उस केस में उस पर नॉर्मल रेगुलर जो चार्ज होता है, सप्लायर जिसमें जीएसटी भरता है, वही लगाया जाएगा। ये बातें आपको पता है, ये तो मैंने रिवाइज कराया, इसमें तो कोई अमेंडमेंट आपको बताया ही नहीं। अब ये जो बातें आपको पता है ना कि सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट की 2 सिचुएशंस में रिवर्स चार्ज लगता है, एक उन 3 सर्विसेज को छोड़ के बाकी जो भी सर्विस, और एक रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी वाली सर्विस में रजिस्टर्ड पर्सन को रिवर्स चार्ज लगता है। यहां पर ऐड कर दिया गया है कि जब सरकार सर्विस प्रोवाइड करती है तो सिर्फ तभी रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा, सरकार के साथ साथ कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल भी ये सर्विसेज प्रोवाइड करेगी तो भी रिवर्स चार्ज लगा दिया जाएगा। मतलब समझो एक कोर्ट की प्रीमाइसेस है, कोर्ट की जगह है, कोर्ट का एरिया है, कोर्ट के एरिया पे कोई पर्सन आया और उसने कहा हम आपकी बिल्डिंग पे एक होर्डिंग वगैरह लगाना चाहते हैं, एक होर्डिंग करके एडवर्टीजमेंट लगाना चाहते हैं। तो
कोर्ट ने कहा ठीक है लगा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा है, पैसा आएगा थोड़ा, उससे और हम कोर्ट में भी और बेहतर बना पाएंगे अपनी प्रीमाइसेस को, जो भी हमारी इनकम होगी उससे। तो अब कोर्ट की प्रीमाइसेस में एक बड़ा सा बिल्डिंग पे होर्डिंग लगा दिया गया, जिसके लिए सर्विस रेसिपिएंट ने 1 लाख रुपए दिए। तो ये जो 1 लाख रुपए दिए गए विच वॉज इन ली ऑफ अ पर्टिकुलर सर्विस, इस 1 लाख रुपए पे जो जीएसटी लगेगा वो जीएसटी रिवर्स चार्ज में लगाया जाएगा। यानी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय कोर्ट टू एनी पर्सन, जिसमें किसी भी तरह की सर्विस हो जो टैक्सेबल हुई है, तो वो टैक्सेबल सर्विस पे रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल किया जाएगा। सिमिलरली कोर्ट की जगह ट्रिब्यूनल होती तो भी सेम रिवर्स चार्ज लगाया जाएगा। इसका मतलब यहां पे पहले से सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट तो थी ही, साथ में पहले से पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर भी थे। यानी पार्लियामेंट की प्रीमाइसेस में या पार्लियामेंट की प्रीमाइसेस में किसी भी तरह की सर्विस प्रोवाइड की गई बाय द पार्लियामेंट, या स्टेट लेजिस्लेचर वगैरह होते हैं हर स्टेट में, वहां से कोई सर्विस प्रोवाइड की गई तो भी रिवर्स चार्ज तो लगता ही था। अब इसमें 2 बातें ऐड कर दी गई, कोर्ट और ट्रिब्यूनल कोई भी सर्विस प्रोवाइड करेगा तो अगर वो टैक्सेबल है अंडर जीएसटी तो उस पर रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल किया जाएगा। इस पॉइंट को लेके एक छोटा सा हालांकि क्लैरिफिकेशन इशू करना जरूरी हो गया है, जिसपे अभी तक कोई सर्कुलर आया नहीं है वैसे गवर्नमेंट का। जैसे ही आप कोर्ट या ट्रिब्यूनल सुनते हो आपके दिमाग में तुरंत शेड्यूल 3 आना चाहिए, शेड्यूल 3 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, जिसके अंदर जो सेकंड पॉइंट है पैराग्राफ 2 है, उसमें लिखा है कि सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय कोर्ट और ट्रिब्यूनल तो नेगेटिव लिस्टेड होती है, वो सप्लाई ही नहीं होती। अगर वो सप्लाई ही नहीं होती तो किसी भी तरह की कोर्ट या ट्रिब्यूनल द्वारा प्रोवाइड की गई सर्विस जब सप्लाई ही नहीं है तो फिर इस पॉइंट का तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता, क्योंकि आप कह रहे हो कि कोर्ट और ट्रिब्यूनल कोई सर्विस प्रोवाइड करेगा तो वो टैक्सेबल है तो उस पर रिवर्स चार्ज लगेगा आपसे। लेकिन जब कोर्ट या ट्रिब्यूनल जो भी सर्विस प्रोवाइड करता है वो सारी की सारी नेगेटिव लिस्टेड है, उस पर जीएसटी लग ही नहीं सकता, तो फिर तुम रिवर्स चार्ज लगाने किस पे वाले हो? यानी कि इस पे क्लैरिफिकेशन की नीड है, क्योंकि शेड्यूल 3 में ऐसा तो कहीं भी नहीं बोला था ना कि कोर्ट और ट्रिब्यूनल की जो कोर्ट फीस होती है या ट्रिब्यूनल फीस होती है खाली वही नेगेटिव लिस्टेड है। वहां तो ऐसा बोला था सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल, सारे के सारे किसी भी तरह की सर्विस नेगेटिव लिस्टेड है। या तो अब ये क्लियर करने की जरूरत हो चुकी है कि द इंटेंशन वाज कि खाली कोर्ट फीस नेगेटिव लिस्टेड सप्लाई है और सर्विसेज बाय कोर्ट या ट्रिब्यूनल कोई भी अदर तरह की होगी तो वो टैक्सेबल होगी और वो टैक्सेबल रिवर्स चार्ज के अंदर की जाएगी। यही सरकार की नीयत होनी चाहिए यहां पर। तो इसका मतलब हम ये समझ के चल सकते हैं, क्योंकि यहां रिवर्स चार्ज लगाया गया है सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय कोर्ट और ट्रिब्यूनल विच इज इन द नेचर ऑफ कोर्ट फीस वगैरह, तो उस पर जीएसटी लगता ही नहीं है। एंड अदर कोई सर्विस होती है जैसे रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गई या एडवर्टीजमेंट राइट्स या ऐसे कुछ भी हो गए तो टैक्सेबल तो होगा, बट टैक्सेबल रिवर्स चार्ज के अंदर किया जाएगा। तो ये जो आपने सरकार की एंट्रीज पढ़ी होती है इसमें इतना ध्यान में रखना, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, यूनियन टेरिटरी के अलावा पार्लियामेंट भी है, स्टेट लेजिस्लेचर भी है, कोर्ट भी है, ट्रिब्यूनल भी है, इनके केसेस में भी रिवर्स चार्ज की बातें की जाएगी। ये हमारा चार्ज ऑफ जीएसटी में एक जो छोटा सा अमेंडमेंट हुआ उसे हमने कवर कर लिया है। बस ये इतनी सी बात ऐड की गई है, तो टेक्सचुअल जो है वो मैंने आपको पूरा का पूरा समझा दिया है। अब इसके बाद हमारा डिस्कशन आ जाता है एग्जेम्पशंस फ्रॉम जीएसटी के रिलेटेड। जीएसटी का जो एग्जेम्पशन चैप्टर होता है उसमें हमेशा चेंजेस होते ही हैं, छोटी छोटी बातें आती ही रहती है और बहुत सारे सर्कुलर्स की नीड होती ही है कि ये वाला भी एग्जेम्प्ट होगा क्या या फिर इसे टैक्सेबल किया जाएगा। एंड इस तरीके से इस बार भी कुछ 2-3 ऐसे पॉइंट्स हैं जो यहां क्लैरिफाई किए गए हैं थ्रू सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशंस। उन्हें एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला हम एजुकेशनल सर्विसेज के रिलेटेड एक पॉइंटर कवर कर रहे हैं। एजुकेशनल सर्विसेज के रिलेटेड आपको इस बारे में जानकारी है कि अब जो 12th की एग्जाम्स हो जाती है तो 12th की एग्जाम्स हो जाने के बाद जो भी यूनिवर्सिटीज हैं उन यूनिवर्सिटीज ने अपना एक कॉमन एग्जाम लेना शुरू किया है जिसे CUET कहा जाता है। तो कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो होती है, कॉमन सेंट्रल यूनिवर्सिटी की कॉमन एग्जामिनेशन जो होती है जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी वगैरह, उन सब की अब एक एग्जाम कंडक्ट की जाती है जिसमें जो आपका स्कोर आता है उसके बेसिस पे आपको कई सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन दिया जाता है। तो अब यहां पर कई सारी ऐसी बॉडीज हैं जो क्रिएट की जाती है फॉर द पर्पस ऑफ कंडक्टिंग एग्जामिनेशन, जो वैसे तो पढ़ाते वढ़ाते नहीं है, कोई स्कूल कॉलेज नहीं चला रहे हैं, वो तो सिर्फ एग्जामिनेशन कंडक्ट करने के लिए फॉर्म की जाती है। जिस एग्जाम को देने के लिए बच्चों को फीस वगैरह देनी पड़ती है, कुछ फीस वगैरह पे करेंगे तभी जाके वो एग्जाम में अपीयर कर सकते हैं। तो सवाल ये उठा कि ऐसी जो भी नेशनल टेस्टिंग एजेंसीज बनाई जाती है, NTAs बनाई जाती है,
और ये सरकारों द्वारा या अथॉरिटीज द्वारा बनाई जाती है। ये जब ऐसे एग्जाम्स कंडक्ट करते हैं तो क्या इन्हें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन माना जाएगा? क्योंकि अगर इन्हें एजुकेशन इंस्टीट्यूशन माना जाएगा तो फिर फॉर द पर्पस ऑफ कंडक्टिंग एग्जामिनेशन अगर ये कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और उसके लिए फीस वगैरह ले रहे हैं बच्चों से तो उसे हम एग्जाम करेंगे। और साथ साथ में अगर ये कोई सर्विस ले भी रहे हैं किसी थर्ड पार्टी से फॉर द पर्पस ऑफ कंडक्टिंग एग्जामिनेशन तो भी हम उसे एग्जाम कर देंगे। अदरवाइज फिर उसे एग्जाम नहीं किया जाएगा, उसे टैक्सेबल कर दिया जाएगा। तो आप जो सोच रहे हो जो लॉजिकली होना चाहिए वही इस नोटिफिकेशन के थ्रू क्लियर कर दिया गया कि अगर किसी भी तरह की नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कोई भी जो बॉडी बनाई गई है उसने ऐसा कोई एग्जामिनेशन कंडक्ट किया है तो उसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन माना जाएगा फॉर द लिमिटेड पर्पस ऑफ कंडक्टिंग एग्जामिनेशन। यानी एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने के रिलेटेड उसने जो भी सर्विसेज प्रोवाइड की होगी या सर्विसेज रिसीव की होगी उसे पूरी तरह से एग्जेम्प्ट रखा जाएगा, उसे टैक्सेबल नहीं किया जाएगा। जैसे जेडब्ल्यू की एग्जाम्स होती है तो जेडब्ल्यू की एग्जाम्स भी अगेन एक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा कंडक्ट की जाती है, तो जो बच्चों से फीस ली जाएगी वो एग्जेम्प्ट है, या फिर सर्विस प्रोवाइड की गई उस नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को फॉर द पर्पस ऑफ कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन तो भी उसे एग्जेम्प्ट रखा जाएगा। तो आप रीड कर लो, बहुत सिंपल सी बात है। इट क्लैरिफाइज दैट एनी अथॉरिटी, बोर्ड और बॉडी set up by central government, state government, including national testing agency for the conduct of entrance examination for admission to educational institution shall be treated as educational institution for the limited purpose of providing services by way of conduct of entrance examination for admission to educational institution। तो ये आपके लिए एमसीक्यू वगैरह में फिर भी रेलेवेंट हो सकता है, बाकी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत ऑब्वियसली बात जो एग्जाम्प्ट होनी चाहिए थी वही यहां पर नोटिफिकेशन में एक पॉइंट इंसर्ट करके क्लियर कर दिया गया है कि 12-17 में इसे भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन माना जाएगा, क्योंकि ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने के लिए कोई सर्विस दे रहे हैं या ले रहे हैं तो उसे एग्जाम्प्ट ही रखा जाएगा। ये पहला हमारा एग्जामिशंस नोटिफिकेशन के अंदर चेंज हो गया। दूसरा एक और सर्कुलर आया है, क्लैरिफिकेशन आया है। ये क्लैरिफिकेशन इज रिलेटेड टू गवर्नमेंटल सर्विसेज। गवर्नमेंटल सर्विसेज के बारे में हम अभी भी डिस्कस कर चुके हैं और हम जानते हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की सर्विस होती है, या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर होता है, या इन रिलेशन टू वेसल एयरक्राफ्ट होता है, तो टैक्सेबल नॉर्मल चार्ज में किया जाता है एक्सेप्ट अ फ्यू थिंग्स। और बाकी उसके अलावा कुछ भी होता है और बिजनेस एंटिटी को होता है तो वो टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज कर दिया जाता है, जैसा अभी हमने डिस्कस किया, जिसके अंदर कोर्ट और ट्रिब्यूनल और पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर ये सारे भी शामिल कर लिए जाते हैं। तो अब एक सर्कुलर क्या आया है विथ रिगार्ड टू एयरफोर्स मेस या अदर सिमिलर मेसेस। क्या होता है, जैसे अगर आप समझो आप इंडियन आर्मी में काम करते हो, इंडियन आर्मी में, तो आपको पूरे देश में कई जगहों पे आर्मी के मेस बनाए हुए हैं। तो दीज आर बेसिकली लोकेशंस जहां एकोमोडेशन की सुविधाएं, फूड वगैरह की सुविधाएं अवेलेबल की जाती है ओनली फॉर दोज पीपल हु आर वर्किंग इन इंडियन आर्मी। तो अगर आप इंडियन आर्मी में काम करते हैं तो इंडियन आर्मी का मेस है जो पूरे देश में कई लोकेशंस पे है। अब आप समझो आप इंडियन आर्मी में काम करते हो और आप जयपुर गए हुए हो, तो जयपुर में आप होटल्स वगैरह में रुकने की बजाय आप अपने आर्मी के मेस में रुक सकते हो, जहां अगेन कुछ कंसिडरेशन चार्ज किया जाता है जो बहुत ज्यादा नहीं होता, क्योंकि अगेन ये एक सुविधा है जो हम अपनी आर्म फोर्सेस को प्रोवाइड कर रहे हैं। वो आर्मी पर्सनल या उसकी फैमिली वहां पे रुक सकती है, जिसके लिए ऑब्वियसली कुछ कंसिडरेशन तो इनको चुकाना ही पड़ेगा। तो जब ये कुछ कंसिडरेशन वगैरह प्रोवाइड चुकाते हैं तो सर्विस किसने प्रोवाइड की है? गवर्नमेंट ने। किसको प्रोवाइड की है? इन आर्मी पर्सनल को। तो सवाल उठा कि ये जो कंसिडरेशन है इस पे जीएसटी लगाया जाएगा क्या? तो इस सर्कुलर ने कहा देखो आप एंट्री नंबर 6D पढ़ते हो और एंट्री नंबर 6D में लिखा होता है सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट टू एनी बिजनेस एंटिटी, तो आगे जाके उसे टैक्सेबल करने की बात होती है। बट अगर कोई नॉन बिजनेस एंटिटी है तो उसे टैक्सेबल किया ही नहीं जाता, उस पे जीएसटी लगाया ही नहीं जाता। तो यहां पर इस सर्कुलर ने ये क्लियर किया कि अगर आर्मी मेस में इंडियन आर्मी का पर्सनल रुकता है या उसकी फैमिली वगैरह रुकती है, उससे कुछ कंसिडरेशन चार्ज किया जाता है बाय द गवर्नमेंट, तो वो कंसिडरेशन पे कोई जीएसटी लगने वाला नहीं है, उसे एग्जेम्प्ट ही रखा जाएगा। अब मैंने एग्जांपल लिया इंडियन आर्मी मेस, ऐसे ही इंडियन एयरफोर्स का भी एयरफोर्स मेस होता है, पुलिस वालों का भी एक पुलिस मेस होता है, ऐसे ही नेवी का भी एक नेवी फोर्स का मेस होता है। ऐसे करके जितने भी ये हैं उन सबको क्लियर कर दिया गया कि ये सारे के सारे एग्जेम्प्ट होंगे, इन पे एप्लीकेबिलिटी जीएसटी की नहीं होगी। तो ऑल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय
CG, SG, Union Territory, Local Authority to any person other than business entity are exempt. Therefore, it is hereby clarified that the accommodation service provided by such messes to their personnel are covered by entry 6 supplied to be considered by the government, इसीलिए उसे exempt ही रखा जाएगा। तो ये क्लैरिफिकेशन दे दिया कि इसे हम टैक्सेबल नहीं करने वाले हैं, इसे हम exempt ही रखने वाले हैं। ये हमारा दूसरा एग्जेम्पशन के अंदर डिस्कशन हो गया। अब तीसरा हमारा लास्ट डिस्कशन जो इस बार चेंज हुआ है, बस फिर एग्जेम्पशंस का डिस्कशन हमारा क्लोज हो जाएगा, लेकिन बड़ा ही इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है ये। लास्ट ईयर 18 जुलाई 2022 को एक अमेंडमेंट हुआ था सर्विसेज बाय वे ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर यूज एज रेसिडेंस में, और वहां एक वर्ड डाला गया था एक्सेप्ट टू अ रजिस्टर्ड पर्सन। ये एक लैंग्वेज डाली गई थी, जिसकी वजह से हुआ ये कि अगर आप भाड़े पे कोई रेंटिंग पे रेसिडेंशियल ड्वेलिंग देते हो रेसिडेंस के इस्तेमाल के लिए ही टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, तो फिर उसे टैक्सेबल किया जाएगा। बट अगर टू एन अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो उसे एग्जेम्प्ट ही रखा जाएगा। पहले भी एग्जेम्प्ट था, बाद में भी एग्जेम्प्ट रखा जाएगा। तो जब इस पॉइंट को हम पढ़ते हैं तब हम पढ़ते वक्त ऐसे 4 क्लासिफिकेशंस कर सकते हैं। 4 क्लासिफिकेशंस क्या? कमर्शियल ड्वेलिंग कमर्शियल यूज के लिए दिया तो टैक्सेबल है। कमर्शियल ड्वेलिंग रेसिडेंशियल यूज के लिए दिया तो भी टैक्सेबल है। रेसिडेंशियल ड्वेलिंग कमर्शियल यूज के लिए दिया तो भी टैक्सेबल है। लेकिन रेसिडेंशियल ड्वेलिंग रेसिडेंशियल यूज के लिए दिया तो देखा जाता है कि टू अ रजिस्टर्ड पर्सन दिया गया या टू अ नॉन रजिस्टर्ड पर्सन दिया गया अंडर जीएसटी। अगर टू अ रजिस्टर्ड पर्सन दिया गया तो टैक्सेबल तो होता है और टैक्सेबल रिवर्स चार्ज में होता है। लेकिन अगर टू एन अनरजिस्टर्ड पर्सन दिया गया तो उस केस में वो एग्जेम्प्ट होता है। ये बात पहले ही हो चुकी थी, ये कोई नया अमेंडमेंट नहीं है। ये मैंने आपको सिर्फ 18 जुलाई 2022 से इफेक्ट में जो एक प्रोविजन आया था वही आपको रिवाइज कराया। अब इस पॉइंट की वजह से एक डाउट उठा और उस डाउट को क्लैरिफाई करने के लिए ये एक एक्सप्लेनेशन डाला गया है लॉ में, और ये एक्सप्लेनेशन डाला गया है 1/1/23 को इस डाउट को क्लियर करने के लिए। अब ये बात भी आप जानते हैं, ये बात भी आपने पढ़ी होती है सेक्शन 11 पढ़ते वक्त, कि अगर कोई नोटिफिकेशन में चेंज आता है और वो चेंज हो जाने के बाद अगर कोई डाउट उठता है और उसे 1 साल के अंदर अंदर क्लैरिफाई कर दिया जाता है, क्लियर कर दिया जाता है, तो फिर ऐसा माना जाता है कि वो क्लैरिफिकेशन हैज कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम दैट डेट जब ओरिजिनल हमने चेंज किया था। तो जैसे यहां पर ये जो एक्सप्लेनेशन डाला गया है ये 1 जनवरी 2023 को डाला गया, विच इज विद इन 1 ईयर फ्रॉम 18th of July 2022। इसका मतलब ये जो एक्सप्लेनेशन है ये भी आ गया है विद इफेक्ट फ्रॉम 18th of July 2022, क्योंकि 1 साल के अंदर अंदर क्लैरिफिकेशन आ गया। मतलब सरकार कह रही है ये एक्सप्लेनेशन डाल के यही मतलब हमारा हमेशा से था, आपको डाउट था इसीलिए हम इसे क्लियर कर देते हैं। अब ये एक्सप्लेनेशन में डाला क्या गया, अब समझना। पहली बात तो हुआ क्या, रेसिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर रेसिडेंस यूज, तो मेरा घर है और उसे मैंने रहने के लिए किसी को भाड़े पे दिया है। मेरा घर है, मैंने उसको रहने के लिए किसी को भाड़े पे दिया, मैं एक सर्विस प्रोवाइडर हूं। जिसको मैंने रहने के लिए भाड़े पे दिया है वो एक कंपनी है जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है। कंपनी है जीएसटी में रजिस्टर्ड, तो आप सोचोगे सर तो फिर वो रहेगी कैसे, कंपनी कैसे रह सकती है? वो रेसिडेंशियल ड्वेलिंग है, रेसिडेंस के लिए लिया है, तो कंपनी ने कैसे लिया भाड़े पे? कंपनी ने अपने एम्प्लॉइज को ठहराने के लिए भाड़े पे लिया है, वो एम्प्लॉइज को ठहराने के लिए। तो रेसिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर यूज एज रेसिडेंस भाड़े पे लिया किसने? किसी कंपनी ने जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है। तो ये पहले क्या होता था, 18 जुलाई के पहले एग्जेम्प्ट हुआ करता था, और गवर्नमेंट ने कह दिया कि नहीं इसको एग्जेम्प्ट नहीं करेंगे, इसको तो टैक्सेबल करेंगे। और ऐसा वैसा टैक्सेबल नहीं, इसे टैक्सेबल करेंगे अंडर रिवर्स चार्ज, यानी कि कंपनी ही इसके ऊपर जो जीएसटी होगा वो सरकार को पे करेगी रिवर्स चार्ज के तहत। तो इसमें एक सवाल उठा, सवाल क्या उठा, इसको लेके एक डाउट आया। डाउट ये आया कि समझो ये जो रजिस्टर्ड पर्सन है ना वो कंपनी नहीं है, वो एक इंडिविजुअल है, जीएसटी में रजिस्टर्ड है, वो एक इंडिविजुअल है जो रजिस्टर्ड है, कंपनी नहीं है। और उसने वो रेसिडेंशियल ड्वेलिंग ली है फॉर यूज एज रेसिडेंस, बट वो अपने बिजनेस के पर्पस के लिए नहीं ली है, वो तो अपने परिवार के साथ रहेगा। वो एक प्रोप्राइटर है, एक इंडिविजुअल है जो बिजनेस भी करता है, गारमेंट्स का काम है समझो उसका। और वो जो उसने रेसिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर यूज एज रेसिडेंस ली है वो अपने परिवार के साथ रहने के लिए ली है, पर्सनल पर्पस के लिए ली है, उसने उसका इस्तेमाल बिजनेस में नहीं करना है। तो लोगों ने इसमें सवाल उठाया कि क्या इस पे जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा, यानी ये एग्जेम्प्ट रहेगा या ये टैक्सेबल होगा। तो जो एकदम प्लेन रीडिंग कर रहे थे, एकदम लिटरल रीडिंग कर रहे थे, वो क्या बोल रहे थे,
भाई तुम भले पर्सनल यूज के लिए यूज करो, पर हो तो तुम रजिस्टर्ड पर्सन ही ना, और हो तो तुम रजिस्टर्ड पर्सन तो टैक्सेबल होगा, और रिवर्स चार्ज में तुम्हारे ऊपर टैक्स लगेगा। पर उस पर्सन की सोचो, जिस पर्सन पे आप टैक्स कर रहे हो, रिवर्स चार्ज में लगा रहे हो, वो कहेगा यार किस बात का जीएसटी लगा रहे हो आप मेरे ऊपर, ये मेरे पर्सनल परिवार के साथ रह रहा हूं, आम आदमी हूं, छोटा सा बिजनेस चलाता हूं, रजिस्टर्ड हूं, और तुम मेरे ऊपर जीएसटी का भी भार डाल रहे हो। रोटी कपड़ा मकान में, मकान सबसे बेसिक चीज हो गई, वो मैंने भाड़े पे लिया है, मेरे पास ओन्ड फ्लैट नहीं है, इसलिए मैं भाड़े पे रहता हूं, और तुम उस पर जीएसटी लगा रहे हो। अगर आप उस पर्सन के एंगल से सोचोगे तो आपको उसकी बात जस्टिफाइड लगेगी, एंड देयर बाय इस बात को लेके गवर्नमेंट ने एक्सप्लेनेशन डाल के क्लेरिफाई किया कि देखो, अगर आप एक इंडिविजुअल हो, प्रोप्राइटर हो, और आप एक रजिस्टर हो फॉर योर प्रोप्राइटरी बिजनेस, जिसमें आपने कोई रेसिडेंशियल ड्वेलिंग ली है फॉर यूज एज रेसिडेंस, जिसे आप अपने बिजनेस के लिए यूज नहीं कर रहे हो, आप अपने बिजनेस में उसका एक्सपेंस क्लेम नहीं करने वाले हो उस रेंट का, आप तो उसे अपने पर्सनल यूज के लिए यूज कर रहे हो, तो वो एग्जेम्प्ट ही रहेगा, उसे हम टैक्सेबल नहीं करने वाले हैं। यही अगर मैंने इस एग्जांपल में कहा होता कि जिस इंडिविजुअल को मैंने ये घर भाड़े पे दिया है, वो इंडिविजुअल एक रजिस्टर्ड पर्सन है, और इस घर में वो अपने एम्प्लॉइज को ठहराता है, पर्सनल यूज में नहीं, वो अपने एम्प्लॉइज को ठहराता है, और ये जो रेंट वगैरह वो पे कर रहा है, इस रेंट का वो डिडक्शन लेता है अपनी बुक्स में, इनकम टैक्स में, सेक्शन नंबर 30 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में अपना पीजीबीपी कैलकुलेट करते वक्त, तो फिर उस केस में गवर्नमेंट कहेगी बेटा अब तू टैक्सेबल है, और इस पे रिवर्स चार्ज में तुझे टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि ये तू अपने पर्सनल यूज के लिए यूज नहीं कर रहा है, ये तू अपने बिजनेस के लिए यूज कर रहा है। एंड ये चीज क्लैरिफाई की गई। अब आप इसको लैंग्वेज को पढ़ो, आपको समझ आ जाना चाहिए। फॉर द पर्पस ऑफ एग्जेम्पशन अंडर दिस एंट्री शैल कवर सर्विसेज बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ residential dwelling to a registered person where the registered person is a proprietor and rents the residential dwelling in his personal capacity for use as resident, and such residence is on account and not that of proprietorship concern। वो अपने बिजनेस के लिए नहीं कर रहा है, वो खुद के लिए कर रहा है, जस्ट बिकॉज वो रजिस्टर्ड है, इंडिविजुअल है, तो उसको पकड़ के टैक्सेबल करके रिवर्स चार्ज मत लगाओ। यही इन्होंने इसे क्लियर किया है कि वो एग्जेम्प्ट ही रहने वाला है। तो हम क्या करते हैं, क्योंकि इसमें रिसेंटली काफी बदलाव हुए हैं, एक छोटा सा हम चार्ट बना लेते हैं क्लैरिटी के लिए, ये भी क्लियर हो जाएगा कहां कहां रिवर्स चार्ज लगेगा, और इसे कैसे आपको एग्जाम में कब टैक्सेबल करना है, कब एग्जेम करना है। आप ये मेरे साथ साथ भी भले ड्रॉ कर सकते हो। सबसे पहले तो आप ऐसा कह लो, एक ड्वेलिंग है, ये ड्वेलिंग के आप दो हिस्से कर लो, कि कमर्शियल ड्वेलिंग है, यानी वो कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी है, या फिर वो एक रेसिडेंशियल ड्वेलिंग है। किस तरह की ड्वेलिंग है वो, पहले हम कमर्शियल ड्वेलिंग की बात कर लेते हैं। वो सिंपल है, कमर्शियल ड्वेलिंग है और उसे यूज किया जा रहा है फॉर कमर्शियल पर्पस, या उसे यूज किया जा रहा है फॉर रेसिडेंस, दोनों में से कुछ भी हो वो टैक्सेबल रहेगा, और टैक्सेबल वो नॉर्मल चार्ज में ही रहेगा, कोई रिवर्स चार्ज या कुछ नहीं लगाया जाएगा उस पर, नॉर्मल तरीके से होगा। जो सप्लायर है वही जीएसटी कलेक्ट करेगा और वही सरकार को भरेगा, यहां तो कोई बदलाव हुआ ही नहीं है, ये तो एकदम सॉर्टेड सा है। जो भी बदलाव है वो रेसिडेंशियल ड्वेलिंग में है। रेसिडेंशियल ड्वेलिंग में आपको यह चेक करना चाहिए कि क्या टू अ रजिस्टर्ड पर्सन है या फिर टू एन अनरजिस्टर्ड पर्सन है। टू रजिस्टर्ड पर्सन है या टू अनरजिस्टर्ड पर्सन है, तो समझो मैं पहले कहता हूं टू अनरजिस्टर्ड पर्सन है, तो आपको यह देखना होगा वो इसका यूज रेसिडेंस में करने वाले हैं या वो इसका यूज कमर्शियल पर्पस के लिए करने वाले हैं। तो अगर रेसिडेंशियल ड्वेलिंग कमर्शियल पर्पस के लिए यूज हो रही है तो भले अनरजिस्टर्ड पर्सन को हो रही है, वो टैक्सेबल तो है ही, और वो टैक्सेबल नॉर्मल चार्ज में ही रहेगा। ऐसे ही अब मैं आ जाता हूं टू रजिस्टर्ड पर्सन पे, फिर हम रेसिडेंशियल यूज की भी बात कर लेंगे। टू रजिस्टर्ड पर्सन है तो अगेन आपको उसके दो पार्ट्स करने हैं, और ये देखना है कि ये रेसिडेंशियल यूज के लिए है या ये कमर्शियल यूज के लिए है। अगर हम कहते हैं कमर्शियल यूज के लिए है तो टैक्सेबल है,
बट रिवर्स चार्ज में है, ध्यान में रखना, रिवर्स चार्ज में है। आप रजिस्टर्ड पर्सन को कमर्शियल यूज के लिए भी प्रॉपर्टी रेंट पे देते हो तो उसे रिवर्स चार्ज में कवर किया जाता है। अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को दिया है, अनरजिस्टर्ड पर्सन को रेसिडेंशियल यूज के लिए, रेसिडेंशियल यूज के लिए, तो वो एग्जेम्प्ट रहेगा, उसे एग्जेम्प्ट रखा जाएगा। इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता कि वो पर्सन अपने पर्सनल में यूज कर रहा है या अपने बिजनेस में उसे क्लेम करने वाला है, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि वो अनरजिस्टर्ड पर्सन है, रेसिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर रेसिडेंशियल यूज है, तो वो एग्जेम्प्ट ही है, बात ही खत्म हो गई। अब जो क्लेरिफिकेशन की नीड आई ना, वो क्लेरिफिकेशन की नीड कहां आई है? यहां आई है, रेसिडेंशियल यूज वाले डिस्कशन में आई है कि रेसिडेंशियल ड्वेलिंग है फॉर यूज एज रेसिडेंस टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, तो वो टैक्सेबल होगा, रिवर्स चार्ज लगेगा। लेकिन सवाल ये उठा कि अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन अपने पर्सनल ओन यूज के लिए उसे ले रहा है तो फिर आप कैसे उसे टैक्सेबल कर सकते हो? एंड देयर बाय गवर्नमेंट ने ये वाला पॉइंट क्लियर किया है, इसे एक्सटेंड करके बना लेते हैं रेसिडेंशियल यूज वाले पार्ट को। और रेसिडेंशियल यूज वाले पार्ट में इन्होंने कहा है वेदर an individual for own account या फिर अदर्स। अगर एन इंडिविजुअल फॉर ओन अकाउंट तो भाई वो एग्जेम्प्ट ही रहेगा, लेकिन अगर अदर्स है तो फिर वो टैक्सेबल होगा और उसे टैक्सेबल रिवर्स चार्ज में किया जाएगा। आप इसे आराम से ड्रॉ कर सकते हैं। क्योंकि रेसिडेंशियल यूज के लिए वेदर इंडिविजुअल फॉर ओन अकाउंट, वेदर इंडिविजुअल और ओन अकाउंट, इसका मतलब कोई इंडिविजुअल रजिस्टर्ड पर्सन है और उसने कोई रेसिडेंशियल डेलिंग दी है फॉर रेसिडेंशियल यूज, तो उस केस में अगर वो अपने पर्सनल पर्पस के लिए रहा है, अपने बिजनेस में एक्सपेंस या कुछ क्लेम करने ही वाला नहीं है, वो खुद के लिए कर रहा है, तो हम टैक्स नहीं करना चाहते थे, वो एग्जेम्प्ट है। लेकिन अगर वो एक कंपनी है या इंडिविजुअल है, रजिस्टर्ड है और वो अपने बिजनेस में क्लेम कर रहा है, तो फिर उस केस में तो हम उसे टैक्सेबल करेंगे और रिवर्स चार्ज में ही हम उसे टैक्सेबल करने वाले हैं। ये आपको बातें ध्यान में रखनी है। तो ये आपने फ्लो बना लिया। अगर समराइज करें तो ड्वेलिंग कमर्शियल ड्वेलिंग होती है ना, तो फिर रेसिडेंशियल यूज हो या कमर्शियल यूज हो, टू अ रजिस्टर्ड पर्सन हो या टू अनरजिस्टर्ड पर्सन हो, टैक्सेबल होता है और टैक्सेबल उसे नॉर्मल चार्ज के अंदर ही किया जाता है। रेसिडेंशियल ड्वेलिंग होती है और आपने एक अनरजिस्टर्ड पर्सन को दिया है रेसिडेंशियल यूज के लिए, तो वो एग्जेम्प्ट होता है। बट अगर आपने उसे कमर्शियल यूज के लिए दिया है तो वो टैक्सेबल होता है और वहां नॉर्मल चार्ज ही लगता है। वहां नॉर्मल चार्ज ही है क्योंकि आपने रेसिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर कमर्शियल यूज दिया है किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को, तो नॉर्मल चार्ज लगेगा। वो अनरजिस्टर्ड पर्सन जीएसटी सप्लायर को देगा और सप्लायर सरकार को पे करेगा। लेकिन सबसे जरूरी बात, रेसिडेंशियल ड्वेलिंग टू अ रजिस्टर्ड पर्सन है फॉर कमर्शियल यूज, तो टैक्सेबल ही है, टैक्सेबल ही है और वो टैक्सेबल रिवर्स चार्ज में है, रिवर्स चार्ज क्योंकि है ही कमर्शियल यूज। लेकिन अगर रेसिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर रेसिडेंशियल यूज है तो फिर उस केस में आपको ये देखना है कि क्या एक प्रोप्राइटर ने लिया है जो रजिस्टर्ड पर्सन था, लेकिन लिया अपने परिवार के लिए या खुद के लिए है, रहने के लिए अपने बिजनेस में, उसको वो एज एन एक्सपेंस क्लेम नहीं करने वाला है, तो उस केस में वो एग्जेम्प्ट है, नहीं तो वो टैक्सेबल किया जाएगा और रिवर्स चार्ज के अंदर ही उसे टैक्सेबल किया जाएगा। ये हमारा एक इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन हो गया, जो हमने ये वाला पोर्शन को एक डायग्राम के थ्रू बना लिया। आपने जरूरी से बना लिया होगा, प्रॉपरली समझ आपको आ गया होगा कि ये किस तरीके से वर्क करने वाला है, जिसके साथ हमारे सारे एग्जेम्पशंस का डिस्कशन कंप्लीट हो जाता है, सारे एग्जेम्पशंस हमारे क्लोज हो जाते हैं। और हमने इस सेशन में सप्लाई ऑफ जीएसटी, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ जीएसटी, चार्ज ऑफ जीएसटी में रिवर्स चार्ज के नोटिफिकेशन एंड एग्जेम्पशंस के अंदर जो चेंजेस हुए हैं वो सारे के सारे कवर कर लिए हैं। इस सेशन में हम इतना ही रखेंगे। बहुत जल्द हम आपको वीडियो के सेकंड पार्ट के साथ मिलेंगे, जिसमें हम जो चेंजेस इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनवॉइसेस, ई-वे बिल और पेमेंट वगैरह में हुए हैं उनको हम कवर कर लेंगे एंड इस सेशन को और आगे अमेंडमेंट्स के साथ बढ़ाएंगे। तब तक आप इनको प्रॉपरली पढ़ लेंगे, इनको प्रॉपरली रिवाइज कर लेंगे और जरूर से कोई भी तरह का डाउट है या कोई डिफिकल्टी है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है
तो जरूर से कर लें। हमें कमेंट सेक्शन में जरूर अपना फीडबैक भी दें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपको कितनी क्लैरिटी प्रोवाइड हुई है इन अमेंडमेंट्स के डिस्कशन में। ऐसे ही पढ़ते रहें, रेगुलर रहें, उम्मीद ना छोड़ें, क्योंकि ये वो फेज है जहां पर एग्जाम जैसे जैसे पास आती है धीरे धीरे डर लगने लगता है, बार बार ये फील होने लगता है मेरे को तो याद ही नहीं है, मेरे को तो याद ही नहीं है। जबकि याद सब होता है, वो आपके सबकॉन्शियस में होता है। एक रिवीजन की जरूरत होती है जिसके लिए बहुत टाइम है, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। और जहां तक अमेंडमेंट्स की बात है वो तो इतने है ही नहीं, थोड़े बहुत ही अमेंडमेंट्स हुए हैं जो हम बहुत जल्द ही साथ साथ कवर कर लेंगे। तो इतना ही रखते हैं इस सेशन में, हम फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।